हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे चैप्टर 8 का एनसीईआरटी हम लोग कवर कर लिए थे पूरा बुक से। फिर बाकी हम नोट्स नहीं किए थे, तो नोट्स ये करवा रहे हैं, ठीक है ना। ये शॉर्ट वीडियो ही बनेगा, तो नोट्स हम लोग देख लेते हैं क्या किस तरह से बनाया गया, कि क्या क्या इसमें और कुछ शामिल किए हैं वो भी देख लेते हैं। तो जैसा कि हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है। एक बड़ा साम्राज्य है उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। अशोक का जो एक बड़ा साम्राज्य है वो पढ़ेंगे। साम्राज्य का प्रशासन किस तरह से चलता था वो पढ़ेंगे। अशोक के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने कलिंग युद्ध किया। कलिंग युद्ध के बाद ऐसा क्या हुआ जो कि अशोक का धर्म, मतलब कि कलिंग युद्ध के बाद त्याग दिए युद्ध, और उसके बाद अशोक का धर्म चालू कर दिया, ठीक है ना। तो अशोक के शिलालेख के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। शिलालेख के बारे में बहुत डिटेल से नहीं दिया गया था एनसीईआरटी में, लेकिन यहाँ देखेंगे आपका एनसीईआरटी वो आपका 12th क्लास में 11th क्लास के बुक में है, उसमें है मतलब कि ये डिटेल से। लेकिन कुछ डिटेल हम इसलिए कर दिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अशोक के शिलालेख की खोज जो है ना, सबसे पहले किनके द्वारा की गई थी। 1970 में ईस्वी में टी फैंथलर द्वारा खोज की गई थी। सबसे पहले जो है 1837 में जेम्स प्रिंसप द्वारा पढ़ा गया था, ठीक है ना। तो जेम्स प्रिंसप का तो आप लोग नाम सुने होंगे, लेकिन टी फैंथलर का नाम नहीं सुनेंगे। इनका भी नाम सुनते हैं, लेकिन जो जेम्स प्रिंसप का ज़्यादातर याद रहता है सभी को। तो जेम्स प्रिंसप द्वारा क्या किया गया था, सबसे पहली बार पढ़ा गया था। कब? 1837 में। बाकी अशोक के शिलालेख जो खोजा गया था, तो टी फैंथलर द्वारा खोजा गया था, जो 1750 में थे, है ना। 1750 में खोजा गया था, ठीक है। तो इसको देखेंगे, टी फैंथलर द्वारा खोजा गया था 1750 ईस्वी में खोज हुई थी, ठीक है ना, शिलालेख की खोज। लेकिन 1837 में जेम्स प्रिंसप द्वारा क्या किया गया था, पढ़ा गया, है ना। प्रथम बार पढ़ा गया था शिलालेख को। और महत्वपूर्ण बात की मतलब कि जो था वो एक तरह से अभिलेख की व्याख्या क्या क्या थी, क्या क्या होती है। शिलालेख होते हैं, है ना। यहाँ पे जेम्स प्रिंसप द्वारा जो पढ़ा गया ना, तो उसको क्या कहा जाता है, एपीग्राफी का कहा जाता है। जो पढ़ते हैं वो एपीग्राफी कराते हैं, अभिलेख शास्त्र वो अध्ययन करते हैं। जो आपका शिलालेख का वो एपीग्राफी कहलाते हैं, अभिलेख शास्त्र। और अभिलेख की व्याख्या क्या है, जैसे शिलालेख है, ठीक है ना। शिलालेख है जो पत्थरों पर लिखा हुआ होता है। लघु शिलालेख मिलता है, फिर उसके बाद स्तंभ शिलालेख मिलता है, फिर लघु स्तंभ शिलालेख मिलता है, फिर गुहा लेख भी मिलता है, कुछ गुहा लेख भी मिलते हैं। तो भाषा इसमें क्या थी, प्राकृत भाषा थी, ठीक है ना। केवल एक अभिलेख में जिसमें अरामिक भाषा और ग्रीक भाषा का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। बाकी प्राकृत भाषा में ही क्या था, आपका अभिलेख मिले हैं। लिपि कौन कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि हम लोग पढ़े थे आपका बुक में, लेकिन एक खरोष्ठी लिपि भी थी जो कि उसका भी अभिलेख मिला है। तो अशोक का अभिलेख क्या है, 5 वर्गों में विभाजित है। प्रमुख शिलालेख है ना, प्रमुख शिलालेख है जो 14 है। जो लघु शिलालेख है वो 7 है। प्रमुख स्तंभ 7 है, लघु स्तंभ है और गुहालेख है। तो 5 वर्गों में अशोक के शिलालेख को विभाजित किया गया है। तो प्रमुख शिलालेख पहले देखते हैं। 14 जो हैं वो 8 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। क्या है, 8 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो एक गिरनार का शिलालेख है, ठीक है ना। एक गिरनार का शिलालेख है जो गुजरात में है। यहाँ क्या है, यहाँ पे 14 का 14 अभिलेख यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। 14 अभिलेख, अशोक के पूरे 14 अभिलेख यहाँ प्राप्त हुए हैं, पूरे समूह उसके प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद शहबाजगढ़ी है शिलालेख जो पाकिस्तान में है, वहाँ प्राप्त हुए हैं। मानसेहरा पेशावर में, सोपारा महाराष्ट्र में, कलसी उत्तराखंड में, धौलीपुरी उड़ीसा में, और जौगढ़ का अभिलेख उड़ीसा में, और एर्रीगुड़ी का अभिलेख आंध्र प्रदेश में। तो आपको यहाँ देखना है, गिरनार का अभिलेख इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन बनते रहता है। गिरनार का 14 अभिलेख का समूह मिला है यहाँ पे। फिर शहबाजगढ़ी हो गई जो पाकिस्तान में है, वो मिले हैं। उसी के पास है मानसेहरा जो पेशावर में है, ठीक है। तो 2 अभिलेख आपको पाकिस्तान में दिख जाएंगे, मानसेहरा में और शहबाजगढ़ी में। फिर उसके बाद सोपारा जो महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। फिर उत्तराखंड में जाते हैं, तो उत्तराखंड में कालसी में मिला है शिलालेख जो आपका जो है प्रमुख शिलालेख। फिर धौली जो है उड़ीसा में मिला है। जौगढ़ उड़ीसा, 2 जगह उड़ीसा में जो आपको देख रहे हैं, 2 जगह मिला है उड़ीसा में, एक धौली और एक जौगढ़ में। तो धौली क्या है, पुरी के पास है, और एर्रीगुड़ी
आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद जो देखेंगे लघु शिलालेख जो सात हैं वह 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 7 लघु शिलालेख है जो 6 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। एक मस्की में जो रायचूर कर्नाटक में पड़ता है, एक रूपनाथ में जो लघु शिलालेख है जबलपुर मध्य प्रदेश में, और गुर्जरा शिलालेख जो है दातिया में एमपी में मिले हैं। फिर माबरू शिलालेख जयपुर राजस्थान में मिले हैं। फिर सहसाराम शाहाबाद बिहार में, और महास्थान पुंदरू नगर बांग्लादेश में भी। तो ये लघु शिलालेख ये सब मिले हैं। ठीक है, लघु शिलालेख 7 होते थे अशोक के शिलालेख। और प्रमुख स्तंभलेख जो थे, स्तंभलेख क्या होता है? स्तंभलेख जो मतलब कि एक स्तंभ के रूप में उसके ऊपर उकेरा गया है। ठीक है ना। शिलालेख जनरली ऐसे आपको पत्थर पे उकेरा हुआ मिल जाएगा। ठीक है ना। बड़ा प्रमुख शिलालेख जिसमें 14। ठीक है ना। छोटा शिलालेख है लघु शिलालेख, तो वो हो गया आपका 7। फिर स्तंभ वाला शिलालेख क्या हो गया? स्तंभलेख क्या हो गया? 7 हैं, तो वो 6 स्थानों पर मिले हैं। जैसे टोपरा में है ना, टोपरा में स्तंभलेख मिले हैं जो यमुनानगर हरियाणा में है। और फिर ये क्या है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली मंगवा लिया गया था। टोपरा में जो था अभिलेख जो यमुनानगर हरियाणा में, वहाँ से क्या किया गया? फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली मंगवा लिया गया। और मेरठ में भी जो अभिलेख था वो भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली मंगवा लिया गया था। और जेम्स प्रिंसप द्वारा इसी स्तंभलेख को पढ़ने का सफलता प्राप्त की। कौन सा? टोपरा वाला। ठीक है ना। और यहाँ पे भी क्या, टोपरा में क्या है? 7 अभिलेख जो हैं ये आपका स्तंभलेख ये मौजूद हैं यहाँ पे। फिर कौशाम्बी में भी मिला। ठीक है ना, इलाहाबाद में। और लौरिया नंदनगढ़ में भी स्तंभलेख मिला है, पश्चिम चंपारण बिहार में। इसमें क्या है? मोर का चित्र है, मोर का चित्र उकेरा गया है। फिर लौरिया और राज में पूर्वी चंपारण बिहार में ही मिला। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया और राज ये 2 स्थान है, एक पश्चिमी चंपारण में, एक पूर्वी चंपारण में। फिर रामपुरवा बेतिया के निकट है बिहार में ही, वहाँ पे भी आपका स्तंभलेख मिला है। फिर उसके बाद देखेंगे कौटिल्य या विष्णुगुप्त जिन्हें जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा अर्थशास्त्र की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। ठीक है ना। तो ये आपको देखना है कि अर्थशास्त्र किस में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। विषय क्या होता था? राज्य प्रबंधन। ठीक है ना। शैली क्या थी? राजा द्वारा प्रशासन के लिए किए जाने वाले कार्य थे, इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। ठीक है ना। इसमें राजा किस तरह से प्रशासन कर सकता है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया था। और अशोक के 13वें और अंतिम अभिलेख में कलिंग युद्ध की बारे में दिया गया। तो 13वें अभिलेख में क्या किया गया है? कलिंग युद्ध के बारे में दिया गया है, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। ठीक है ना। तो वो अभिलेख में शामिल था, लेकिन वो 13वां अभिलेख का हिस्सा था। 263 BC, तो 263 ईसा पूर्व में मोगली पुत्ततीस द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। मोगली पुत्ततीस द्वारा क्या किया गया था? अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई थी। अब याद आपको आ रहा है, हम लोग इसके पहले पढ़े थे आपका बौद्ध परिषद पढ़े थे। तो बौद्ध परिषद, प्रथम बौद्ध परिषद, फिर द्वितीय बौद्ध परिषद, तृतीय बौद्ध परिषद में मोगली पुत्ततीस कौन थे? अध्यक्ष थे। ठीक है ना, बौद्ध परिषद के। और 250 BC मतलब कि 250 ईसा पूर्व में जो तीसरा बौद्ध परिषद हुआ था उसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्ततीस। फिर उसके बाद एक बड़ा साम्राज्य, हम लोग अब बुक पे आते हैं। ठीक है ना। ये मतलब कि ये आपका जो है ना आपका एक्स्ट्रा जानकारी दिए हुए थे। फिर उसके बाद देखते हैं पीटी रिलेटेड बहुत बढ़िया जानकारी है, ये पढ़ लीजिए, आपका कुछ 1 नंबर आ ही जाएगा अगर मतलब इससे पूछा जाएगा तो। अगर अशोक से कुछ पूछा जा रहा है, बीपीएससी में तो बहुत भरा पड़ा रहता है। ठीक है ना। इतिहास में अगर अशोक के बारे में अगर पूछा जाता है बिहार बीपीएससी में, तो कहीं अगर पूछा जाता है तो बीपीएससी में ही पूछा जाता है अशोक के बारे में तो ज़्यादातर। तो ये आपका है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें मतलब कि आपका आराम से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर एक साम्राज्य है, एक बड़ा साम्राज्य जिसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 321 ईसा पूर्व में। और अशोक जो इसके इस समय जो सम्राट बने रहे थे 272 से लेकर के 238 ईसा पूर्व। ठीक है ना। तो ये आपका काल था, मतलब कि ये 272 या 268 ईसा पूर्व से लेकर के 231 ईसा पूर्व तक रहे थे। ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और बड़े प्रशासनिक नगर मतलब कि नगर प्रमुख उज्जैन और तक्षशिला थी। तो तक्षशिला ये थी उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जाने के वाला मार्ग था।
और उज्जैन क्या था, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने वाला मार्ग था। बाकी नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी व शिल्पकार रहते थे। नगरों में आसपास किसान व पशुपालक भी रहते। नगरों के आसपास क्या है, किसान व पशुपालक भी रहते थे। मतलब ये एक नगर में, पहले आप देख लीजिए यहाँ पे नगर में, यहाँ व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार रह रहे हैं, लेकिन इसके आसपास वाले इलाके में क्या है, आपके किसान व पशुपालक रह रहे हैं। ठीक है, किसान व पशुपालक रह रहे हैं। तो ये आपका दिखा दिए, आपका मेन जो आपका 14 जो अभिलेख है बड़ा बड़ा, तो वो कहाँ कहाँ मिला है ये आपको यहाँ पे इंडिकेट कर दिए हैं। मानसेहरा शहबाजगढ़ी में मिली है, कलसी में मिली है, गिरनार में मिली है, सोपारा में मिली है, यारागुड़ी जौगढ़ में, है ना, ये सब मिला था। तो ये हम लोग देख चुके हैं। बाकी ये जितना भी रेड पॉइंट है, रेड पॉइंट जितना भी है, ये सब क्या है, यहाँ पे से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, चाहे लघु हो, चाहे बड़ा हो, या स्तंभ लेख हो, कुछ भी हो, लेकिन इस सब जगह से अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के। ठीक है, और प्रमुख नगर यही पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला है। ठीक है, साम्राज्य का प्रशासन किस तरह से चलता था, पाटलिपुत्र और आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण हुआ करता था। ठीक है ना, कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। संदेशवाहक राजा का जासूस अधिकारी होता था। तो कर इकट्ठा करने के लिए क्या करते थे, अधिकारियों की नियुक्ति, और पाटलिपुत्र और आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण। ठीक है ना, संदेशवाहक होता था, राजू का जासूस भी होता था, संदेशवाहक जासूस भी हुआ था। राजा के परिवार, राज परिवार एवं वरिष्ठ अधिकारी क्या होते थे, सम्राट के मतलब कि नियंत्रण पे क्या करते थे, कार्य करते थे। और इसके बाद क्या है, साम्राज्य का एक प्रशासन हो गया। फिर छोटे प्रांतों का प्रशासन किस तरह से चलता था, तक्षशिला और उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से नियंत्रण किया जाता था। अक्सर राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता है ना। स्थानीय परंपरा और नियमों के तहत नियंत्रण, है ना। और फिर इसके बाद देखते हैं छोटे प्रांतों के अलावा प्रादेशिक केंद्रों के बीच जो विस्तृत क्षेत्र हुआ करता था, तो उस पर किस तरह का शासन चलता था। केवल मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश की जाती थी। संसाधन कर और भेंट के रूप में प्राप्त होता था। अर्थशास्त्र में उत्तर भारत में कंबल और दक्षिण भारत में सोने और कीमती पत्थरों से प्राप्त होने का उल्लेख है ना। और जंगलों का प्रशासन, यहाँ के लोग क्या होते थे, स्वतंत्र होते थे। ठीक है ना, लगभग काफ़ी हद तक स्वतंत्र होते थे। उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु यानी कि वो क्या हो गया, हनी, ठीक है ना, मोम जैसी वस्तुएं ला कर दें। और मेगास्थनीज जो थे, पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के क्या थे, दूत थे मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ठीक है ना। फिर अशोक के बारे में पढ़े। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक के कौन थे, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। पहले शासक जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ज़्यादातर अभिलेख क्या किया था, प्राकृत भाषा और देवनागरी लिपि में। लिपि हम लोग देख चुके हैं, खरोष्ठी लिपि भी शामिल हो चुका है, प्राकृत भाषा के अलावा ग्रीक भाषा भी शामिल हो चुका है। ठीक है ना। तो ये देखिएगा, अगर क्वेश्चन किया जाए कि क्या अभिलेख सिर्फ प्राकृत भाषा और देवनागरी लिपि में लिखे गए थे, तो नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, एक प्राकृत भाषा की हो गई, देवनागरी लिपि हो गया जो लिखा जाता था, भाषा हो गया जो बोला जाता है। ठीक है। तो कुछ पाली और प्राकृत, जैसे ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं। ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि के अलावा ब्राह्मी लिपि भी शामिल किया गया था और खरोष्ठी लिपि भी शामिल किया गया था। और अरामाइक लिपि, ग्रीक भाषा, ये सब आप देख रहे हैं। प्राकृत भाषा, पाली भाषा, ग्रीक भाषा, है ना। और देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, अरामाइक लिपि। ठीक है ना। तो ये सब आपको देख लीजिएगा कि ये सब है आपका, इससे भी लिखा गया था। अशोक का कलिंग युद्ध क्या था, उड़ीसा का प्राचीन नाम है मतलब कलिंग। और राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग विजय किया। 1.5 लाख से ज़्यादा बंदी बने, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। खून खराबा देखकर युद्ध का त्याग किया। निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अब देखिए, भविष्य नहीं करेंगे तो उसके लिए मतलब सेना रखने का क्या ज़रूरत है, जब युद्ध ही नहीं करना है। ठीक है ना, तो सेना रखने का क्या ज़रूरत है। ठीक है ना। तो अहिंसा का मार्ग पे चलना है तो वहाँ दंड देने का भी कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन ऐसा क्या है, प्रशासन चलाने के लिए सेना रखना भी जरूरी पड़ जाता है। ठीक है ना, प्रशासन चलाने के लिए भी सेना रखना जरूरी होता है। ठीक है ना, अगर सेना नहीं रखेंगे तो कोई तुरंत आकर के कोई आक्रमण कर देगा। तो इसलिए सेना भंग नहीं किए थे। ठीक है ना, सेना भंग नहीं हुआ था। और दंड देने के लिए रज्जुक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो
और प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं करते थे, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई युद्ध करने आएगा तो उससे युद्ध किया जाएगा, ठीक है ना। तो रज्जुक अधिकारी का नाम याद रखिएगा, दंड देने के लिए क्या करता था, दंड देने के लिए अधिकारी, जिसका नाम क्या होता था, रज्जुक। और कुछ रोमिला थापर की बात आपको शामिल कर दिए हैं इसमें। रोमिला थापर का विचार है कि धम्म जो है अशोक का अपना आविष्कार था, संभव है कि इसे बौद्ध तथा हिंदू विचारधारा से ग्रहण किया गया हो। ऐसा माना गया है रोमिला थापर कि ये जो संभव है ना कि बौद्ध और हिंदू धर्म के विचारधारा से ग्रहण किया गया है, किंतु सार रूप से यह सम्राट द्वारा जीवन पद्धति को सुझाने का एक ऐसा प्रयास था जो व्यवहारिक और सुविधाजनक होने के साथ साथ अत्यधिक नैतिक था, मतलब ज़्यादा ही एथिक्स भरा हुआ था। इसका उद्देश्य उन लोगों के बीच सुखद समन्वय स्थापित करना था जिनके पास दार्शनिक चिंतन या फिर में उलझने का अवकाश नहीं था। तो उन लोगों में भी समन्वय स्थापित करने का, जो मतलब गरीब है, निर्धन है, उन लोगों को ये सब दार्शनिक चिंतन और मतलब इन सब का समय नहीं होता है, तो नहीं होता है, तो उसी के लिए उनके लिए भी क्या कर दिया गया था, ये सुविधाजनक था, व्यवहारिक था, जो अशोक के धम्म को अपना करके अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते थे। तो अशोक का धम्म क्या है, किसी देवता की पूजा अथवा कर्मकांड का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। पहला बात, पिता के रूप में अपना कर्तव्य मानते हुए प्रजा को निर्देशित किए थे। धर्मों के बीच टकराव, जानवरों की बलि, दासों और नौकरों से क्रूर व्यवहार, परिवार व पड़ोसियों में झगड़े जैसे समस्याओं का निदान के लिए ये अपना धर्म लाए थे। धम्म महामात्य नाम के अधिकारी नियुक्त किए गए थे। तो धम्म महामात्य क्या था, एक अधिकारी था जिसका काम क्या होता था, धम्म की शिक्षा देना जगह जगह जाकर। शिलाओं व स्तंभ पर संदेश भी खुदवाए। विचारों और को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में दूत भेजे, ठीक है ना। सड़कें, कुएं और विश्राम गृह का निर्माण, है ना। मनुष्य तथा जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था की गई। और इसी समय में ये आपका दिया हुआ है कि चीन के निर्माण का, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। मौर्य शासन की शुरुआत आपका कुछ टाइमलाइन दे दिए हैं। मौर्य शासन की शुरुआत 2300 वर्ष पहले, फिर उसके बाद आपका मौर्य शासन का पतन क्या हुआ, लगभग 2200 वर्ष पहले। और इसके बाद क्या हुआ था, हिंद यवन शासन आया था, शक शासन आया था, ठीक है ना, शक शासन आया था, कुषाण शासन हुआ था, फिर शुंग शासन, शुंग जो था इसी मौर्य शासन का अंत किया था, यही शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग द्वारा क्या किया था, शुंग वंश की स्थापना की गई थी। और वो किसको मार के, बृहदत्त को मार करके, ठीक है ना। तो ये मतलब कि मौर्य के पतन के बाद किसका शासन हुआ था, शुंग का शासन हुआ था। फिर इसमें से आपका ये दिखाया जा रहा है कि हिंद यवन, शक शासन, कुषाण शासन, ये सब कुछ ना कुछ आगे पीछे चलता रहा, एक साथ भी चलता रहा। कर्ण वंश के शासक मतलब भी राज किए, गुप्त शासन भी चला। उसके बाद 17 वर्ष पहले आया था, 1700 वर्ष पहले गुप्त शासन, जो चंद्रगुप्त जो थे उनके वंश की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद सातवाहन शासन भी था जो कि 2100 वर्ष पहले स्थापित हुआ था। तो ये देखिए लगभग मौर्य वंश के बाद लग रहा है ना कि हिंद यवन और इसके शुंग के बाद सातवाहन का शासन अलग क्षेत्र पे स्थापित हुआ था। फिर वाकाटक वंश है जो 17 वर्ष पहले ये भी स्थापित हुआ था। दक्षिण भारत में 2200 से लेकर के 1800 वर्ष पूर्व में किनका शासन स्थापित हुआ था, चोल, फिर चेर, फिर पांड्यन। चोल, चेर, पांड्यन ये सब एक साथ शासन कर रहे थे 2200 से लेकर के 1800 साल पूर्व में, जिसमें कि चोल जो है उनका बहुत अधिक मतलब कि वर्चस्व था। 1500 साल पहले क्या था, पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्य की स्थापना की थी। 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों ने 2 बड़े राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये आपका मैप है, ये आपका दिख रहा है जो ये चीनी मार्ग है जो भारत से होते हुए इधर से भी जाता था, ठीक है। ये मार्ग जैसे है ना, ये मार्ग जो यहाँ देख रहे हैं ये क्या था, कुषाण के नियंत्रण में था, ठीक है ना, कुषाण शासक के नियंत्रण में था। बाकी ये जो देख रहे हैं ईरान, फ्रांस, ईरान जो है शासकों के नियंत्रण था, ईरान शासकों का ये सब नियंत्रण था। और ये कुछ है जो है ये आपका दिख रहा है, ये चीन के शासन का नियंत्रण था। तो इस तरह से देख लीजिएगा, आपका सब कलर दिया हुआ है, एक बार इस पे नज़र दौड़ा लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मे भी हो सकता है कि एक 2 दिन के लिए हम थोड़ा सा बाहर जाएं, ठीक है ना। तो हम आते साथ ही मतलब कि बाहर से जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम आकर के आपको फिर से लेक्चर आपका चालू कर देंगे।
और मे भी हो सकता है कि आपका करंट अफेयर्स का क्लास भी बंद रहे। बाकी हम नोट्स हम शेयर कर दिया करेंगे, ठीक है ना। आपका जो नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो वो शेयर कर दिया करेंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं। तब तक कोशिश कीजिए खुद से पढ़ने का, ठीक है, करंट अफेयर्स। और ठीक है, फिर धन्यवाद दोस्तों। शेयर कीजिए दोस्त, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू। पंखा चल